सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ की हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जैसे एमडीयू हो गया, सीआरएसयू, केयू के, आईजीयू, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी या सीडीएलयू वगैरह। इन क्लासेस में हम बीएड के अलग अलग सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है, मतलब इस सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि तथा विकास। तो वृद्धि विकास क्या होता है, उसके आयाम वगैरह, अवस्थाएं वगैरह, कारक वगैरह, इन सब की आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हैं जो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, और इन टॉपिक से आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग में आता है, और ये शॉर्ट में आता है। शॉर्ट से मतलब होता है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, जिसमें आपको 4 करने होते हैं, शॉर्ट मैंने उसे लिखा हुआ है। लॉन्ग तो आप जानते ही हैं, 2-2 के जोड़े में आते हैं अथवा करके आते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी होते हैं वे लॉन्ग होते हैं आपके, समझ रहे हो। बाकी जो बच्चे नोट्स की क्वेरी करते हैं, बार बार नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, कैसे पूछे, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं। अलग अलग आपकी जो भी यूनिवर्सिटी रहती है पर्टिकुलर, उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है, वृद्धि तथा विकास को समझाइए, या वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। वृद्धि क्या होता है, देखो जनरली 2 चीजें हम एक साथ बोलते हैं, वृद्धि और विकास। आपने सुना भी होगा, कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, इसे ही हम उसकी वृद्धि तथा विकास बोलते हैं कि बच्चे में वृद्धि हो रही है या बच्चे का विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, या वृद्धि विकास का अलग अलग पर्टिकुलर अर्थ क्या होता है। वृद्धि किसे कहते हैं हम, वृद्धि को अभिवृद्धि भी हम लिख देते हैं, ग्रोथ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। वृद्धि हम कहते हैं बढ़ोतरी को, जब हमारे शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी हो रही है कुछ, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे ये बालक यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हो गया, यहाँ पर थोड़ा और, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हो गया। तो जो हमारे शारीरिक अंग हैं, हमारा जो शरीर है वो बढ़ रहा है, उसे हम कहते हैं वृद्धि, कि हमारे शारीरिक अंगों में वृद्धि हो रही है। वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अगर किसी बालक का हाथ 4 साल का है और इतना बड़ा है, और जब वो 8 साल का हो गया, उसका हाथ इतना ही बड़ा रह गया, तब हम उसे कहेंगे कि इसके हाथ में वृद्धि नहीं हो रही। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। जब हमारे शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी होती रहती है, उसे हम कहते हैं वृद्धि। समझ में आई बात। पेपर में आपको इस तरह से लिखना है, ये मैं लिख के रखता हूं क्योंकि बच्चे पूछते हैं पेपर में कैसे लिखेंगे सर, वो भी बता दीजिए हमें। किसी बालक के शरीर में गर्भाशय से ही बहुत से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जब बालक माता के गर्भ में होता है, तभी से उसके शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। वृद्धि तभी से शुरू हो जाती है जब एग और स्पर्म का आपस में निषेचन होता है, तब हमारी सबसे पहले एक सेल बनती है, उसके बाद सेल मल्टीप्लाई होती जाती है, तो वो वृद्धि ही है हमारी, जो हमारा शरीर है उसमें वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो किसी बालक के शरीर में माता के गर्भ से ही बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन ही वृद्धि तथा विकास कहलाते हैं। सामान्यतः लोग वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर होता है थोड़ा सा। अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों के आकार तथा भार में होने वाली बढ़ोतरी से होता है। देखो, अभिवृद्धि या वृद्धि से तात्पर्य होता है हमारा बढ़ोतरी से। मानव के शरीर में बाह्य तथा आंतरिक अलग अलग अंग होते हैं। हमारे शरीर में अंदर भी कुछ अंग है, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा वगैरह हो गया हमारा। इसके अलावा बाह्य भी अंग है, हमारी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर हमें दिखाई दे रही है, सब बाह्य अंग है। तो किसी भी मानव के, किसी व्यक्ति के, किसी बालक के शरीर में ये जो बाह्य और आंतरिक अंग होते हैं, इनमें जब बढ़ोतरी होती है, उसे हम बोलते हैं वृद्धि, कि मनुष्य के इन अंगों में बढ़ोतरी हो रही है, इसे हम वृद्धि कहेंगे। तो यही बढ़ोतरी हमारी वृद्धि कहलाती है। अब विकास की बात कर लेते हैं। देखो, विकास भी ऐसा ही होता है। जब कोई बालक छोटा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, इस बालक का विकास हो रहा है। लेकिन विकास और वृद्धि में हल्का सा अंतर होता है। वृद्धि तो हम बोलते हैं बढ़ोतरी को, जब हमारे अंग बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसे हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास क्या होता है, एक सुव्यवस्थित हमारे शरीर में परिवर्तन विकास कहलाता है। मान लेते हैं, अगर मेरा हाथ है, एक हाथ मेरा इतना बड़ा हो गया और दूसरा हाथ मेरा नेचुरल जितना होना चाहिए उतना ही है, लेकिन किसी वजह से मेरा एक हाथ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं क्या उसे विकास थोड़ी कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि ये हाथ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें ज़्यादा वृद्धि हो गई। बढ़ोतरी को तो हम वृद्धि कहेंगे, लेकिन विकास क्या होता है, सुव्यवस्थित परिवर्तन। बालक के पूरे शरीर में
होने वाला एक सुव्यवस्थित परिवर्तन विकास कहलाता है। बढ़ोतरी में बालक का शरीर बढ़ता है, बस अगर बढ़ रहा है वो, उसे हम वृद्धि कह देंगे। लेकिन विकास में क्या होता है, बालक का शरीर नियम के अनुसार बढ़ता है, जिस तरह से उसे बढ़ना चाहिए, जैसा हमें अंदाजा होता है। और जैसे बालक का शरीर बढ़ता है ना, तो उस शरीर की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है, काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर मेरा हाथ सिर्फ बड़ा होते जा रहा है लेकिन इससे मैं कुछ नहीं उठा सकता, तो मैं इसे विकास नहीं कहूँगा, इसे मैं सिर्फ वृद्धि कहूँगा। वृद्धि मतलब बड़ा तो हो गया ये, लेकिन विकास नहीं हुआ मेरे हाथ का। विकास क्या होता है, नियम के अनुसार सुव्यवस्थित परिवर्तन, मतलब हमारे शरीर में बढ़ोतरी तो होगी। जैसे हम छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो बढ़ोतरी तो हमारे शरीर में होगी, लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ हमारी जो कार्य कुशलता है, वे कार्य कुशलता, उन काम करने की जो क्षमता वगैरह, वो भी बढ़ेगी, उसे हम विकास कहेंगे। तो जो विकास होता है वो परिवर्तन का प्रतीक होता है। संपूर्ण प्राणी में होने वाला एक सुव्यवस्थित परिवर्तन विकास कहलाता है। सुव्यवस्थित परिवर्तन, जब बालक पैदा होता है ना, हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, 1 साल में ये ऐसा हो जाएगा, 5 साल में ऐसा, 10 साल में ये ऐसी ऐसी हरकतें करने लगेगा, या 10 साल में ये बालक ये काम कर सकता है। तो वो जो हम कल्पना करते हैं ना, जब बालक उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो शरीर के सभी पक्ष हैं, अंग वगैरह बढ़ते हैं और उनमें कार्य कुशलता भी आती है, तो उसे हम विकास कहेंगे। लेकिन वृद्धि क्या होगा, खाली बढ़ना। अगर किसी का, बालक का कोई कान किसी का ज़्यादा बड़ा हो गया, उसे कह देते हैं इसके कान में वृद्धि हो गई, उसे विकास नहीं कहेंगे। विकास किसे कहेंगे, नियम के अनुसार, जिस आयु में जितना बढ़ना चाहिए बालक का शारीरिक अंग उतना ही बढ़ा है, और जितना शारीरिक अंग बालक का बढ़ा है ना, उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि आई है, कार्य करने की क्षमता भी उस बालक की बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक अंग तो बढ़ गया लेकिन कार्य कुशलता में उसकी कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये होता है हमारा वृद्धि तथा विकास। तो मानव के संपूर्ण शरीर में होने वाला एक सुव्यवस्थित परिवर्तन, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, विकास कहलाता है। वृद्धि जो होता है ना, वो विकास का ही एक हिस्सा होता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक पक्ष में होने वाली बढ़ोतरी को हम वृद्धि कह देते हैं, लेकिन जो हमारा विकास होता है वो बहुत व्यापक होता है। विकास हमारा शारीरिक, सामाजिक, भाषाई आदि होता है। देखो हमारे विकास में, हमारे शरीर में तो बढ़ोतरी होती ही होती है, लेकिन शारीरिक हमारी जो कार्य कुशलता है उसमें बढ़ोतरी होती है। हमारा संवेगात्मक विकास होता है, संवेगों पर, रोने पर, हंसने पर नियंत्रण होता है। हमारी बुद्धि कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। समाज में भी हम मेल जोल बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो पूरा मानव का जो व्यक्तित्व है ना, उस पूरे में होने वाला एक संपूर्ण सुव्यवस्थित परिवर्तन हमारा विकास कहलाएगा। लेकिन वृद्धि क्या होगा, सिर्फ हमारे शारीरिक अंग बढ़ रहे हैं, उसे वृद्धि कहेंगे। तो बालक के शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी के साथ साथ उनकी कार्य कुशलता में भी जब बढ़ोतरी होती है, उसे हम विकास कह देते हैं। अतः मानव विकास एक निरंतर तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी पक्षों में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है तथा उसकी कार्य प्रणाली में भी सुधार आता है। तो समझे, विकास और वृद्धि क्या होता है। मात्रात्मक का मतलब होता है कोई शारीरिक किसी के आकार में वृद्धि होना। गुणात्मक का मतलब होता है उसमें गुण भी आना, कार्य कुशलता। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें होती हैं विकास में। देखो विकास का एक छोटा सा हिस्सा कह देते हैं हम वृद्धि। अब विकास किसे कहेंगे हम, बालक छोटे से बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, ऐसे ऐसे उसमें उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है, उसमें नए नए गुण आ रहे हैं, सामाजिकता भी वो सीख रहा है, भाषा बोलने भी सीख रहा है, बुद्धि में का भी उसके विकास हो रहा है, बुद्धि भी उसकी बढ़ रही है, नई नई चीज़ें अपनी बुद्धि में भी सीख रहा है। तो वो जो पूरा उसके पूरे शरीर में एक सुव्यवस्थित परिवर्तन जो होता है, उससे हम विकास कहेंगे। अगर किसी बालक की हाइट रुक गई और उसकी जो बुद्धि है उसका विकास भी पूरा नहीं हो रहा, कम होकर रुक गया, उसे हम विकास नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि बालक का विकास पूरा नहीं हो सका, अवरुद्ध हो गया। अगर किसी बालक की बुद्धि ज़्यादा बढ़ रही है, शरीर हमारी जो खोपड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसे हम खाली वृद्धि कहेंगे, विकास नहीं कहेंगे। विकास किसे कहेंगे, नियम के अनुसार एक सुव्यवस्थित परिवर्तन जिस आयु के बालक में जो होना चाहिए, जब वह हो रहा है, उसे हम विकास कहेंगे। विकास में हमारे शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी भी होती है, साथ में वो हमारे जो कार्य कुशलता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, उन अंगों की काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, खाली हमारे शारीरिक अंगों के आकार में बढ़ोतरी होगी, उनकी कार्य कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बस आकार बढ़ेगा। वृद्धि का मतलब आकार बढ़ने से होता है, विकास का मतलब सुव्यवस्थित परिवर्तन से होता है। एग्जामिनर जब आपका एग्जाम लेता, वो प्रैक्टिकल लेता है ना बीएड में, वो पूछ लेता है क्वेश्चन,
वहां पर एक लाइन बोलनी होती है कि वृद्धि का मतलब तो सामान्य रूप से शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी से होता है, विकास का मतलब हमारे शरीर के सभी पक्षों में होने वाला एक सुव्यवस्थित परिवर्तन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे विकास क्या होता है। बाकी जब बाद में लाइव क्लासेस वगैरह हम लेंगे ना एग्जाम के टाइम पर, तब आपसे पूछता हुआ चलूंगा मैं चीजें क्या होती हैं। विकास के आयाम या विकास के क्षेत्र या विकास के प्रकार, कुछ भी आपके पेपर वाला पूछ सकता है आपसे। तो विकास के आयाम क्या होते हैं? हमारे शरीर के काफी सारे ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें हम अपने विकास को देख सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर बढ़ रहा है और उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ रही है, उसे हम शारीरिक विकास कह देंगे। अगर हमारी बुद्धि बढ़ रही है, बुद्धि में नई नई चीजें हम सोच रहे हैं, उसे हम अपना बौद्धिक विकास कह देंगे। तो हमारे शरीर में काफी सारे ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें हम प्रत्यक्ष रूप से विकास को देख सकते हैं। उन पक्षों को ही हम विकास के पक्ष, विकास के आयाम या विकास के क्षेत्र या विकास के प्रकार कुछ भी कह देते हैं। अलग अलग नामों से आपका पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है, आंसर सेम ही है, ध्यान रखना। तो विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं? विकास के काफी सारे आयाम होते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। पेपर वाला अगर आपसे पूछता है ना, तो ऐसे हेडिंग बनाना, लॉन्ग में आता है तो आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, शॉर्ट में आता है तो पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। खाली एक दो ऐसे पेपर में ऐसे एक दो पॉइंट बनाकर आप लिख देना। लॉन्ग में आता है तो इनकी हेडिंग बनाकर आपको चार पांच लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहला शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास क्या होता है? जब हमारे शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी होती है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, साथ में हमारे शारीरिक अंगों की काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। छोटा बालक 2 किलो पैकेट उठा सकता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो 10 किलो का पैकेट उठा सकता है। मतलब क्या हुआ? उसका शरीर बढ़ रहा है। जो शरीर बढ़ता है ना हमारा, उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। और आम भाषा में हम शारीरिक विकास को ही वृद्धि कह देते हैं। खाली ध्यान रखना, वृद्धि जो होता है खाली शारीरिक विकास से संबंधित होती है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास। अब मानसिक विकास क्या होता है? जब हमारी बुद्धि बढ़ती है। छोटा बच्चा ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता, बस मूंगफली मिल गई, उसे बादाम मिल गया, मम्मी ने पिटाई लगाई, ये चीजें सोचता रहता है, या मेरी गुड़िया उसने चुरा ली। छोटा बच्चा यही तो सोचता है। लेकिन बड़ा होने के बाद वो पूरा सोचना शुरू कर देता है, मूवीज के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, नई नई किताबें क्या कौन कौन सी आई हैं उन पर डिस्कशन करना शुरू कर देता है। बुद्धि का विकास हो जाता है ना, ये उसकी बुद्धि विकास होता है, मानसिक विकास होता है। इसे हम संज्ञानात्मक विकास भी बोल देते हैं। कई जगह पर आपको संज्ञानात्मक विकास भी देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम संज्ञानात्मक विकास। ध्यान रखना, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जब हम उन पर कंट्रोल करना सीखते हैं, उसे संवेगात्मक विकास बोलते हैं। छोटा बच्चा जल्दी रो पड़ता है, जल्दी उदास हो जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद हम रोना जल्दी, ना तो अचानक से रोते, अचानक से ना हंसते, थोड़ा सीरियस होते हैं। ये हमारा संवेगात्मक विकास हो जाता है जब हम अपने संवेगों पर, ईर्ष्या, दुख, क्रोध, जेलसी, जो ये चीजें होती हैं, हमारे इमोशंस जो होते हैं, इन इमोशंस पर कंट्रोल करना हम किसके द्वारा सीखते हैं? संवेगात्मक विकास के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। जो बालक होते हैं समाज में जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वे घुलना मिलना सीखते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करना सीखते हैं, वो उनका सामाजिक विकास होता है। कुछ बच्चों का सामाजिक विकास बेहतर हो जाता है, वे नेता वगैरह बन जाते हैं। कुछ बच्चों का सामाजिक विकास बेहतर नहीं हो पाता, तो वे इंट्रोवर्ट होते हैं, घर में ही ज़्यादा रहते हैं, बाहर ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो सामाजिक विकास ये होता है लोगों के साथ घुलना मिलना, अपने समाज का एक महत्वपूर्ण नागरिक बनना, समाज की मान्यताओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। दूसरा होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास भी एक तरह से सामाजिक विकास के जैसा ही होता है। नैतिक विकास क्या होता है? हमारे अंदर सही गलत का जो निर्णय लेने की एक क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं नैतिक विकास। छोटा बच्चा जो होता है वो बस अपने खाने पीने के बारे में सोचता है, और खाने पीने से संबंधित वो सही गलत के निर्णय ले लेता है। छोटे बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखी हुई है खाने की, तो ये नहीं सोचता कि चोरी करना पाप है, बस वो उठाएगा और खा लेगा, ही मैंने खा ली। ये क्या है? उस बच्चे की एक सही गलत में निर्णय लेने की क्षमता है कि वो खाने को बड़ा रख रहा है। लेकिन बड़ा होने के बाद हम सोचते हैं चोरी नहीं करेंगे, समाज डांटेगा। तो अलग अलग स्थितियों में समाज के नियमों, मान्यताओं, समाज की परंपराओं, समाज के मूल्यों के आधार पर हम जो सही गलत का निर्णय लेने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं हमारा नैतिक विकास। जैसे अगर दो जानवर मान लेते हैं हम, क्या, हाँ, जैसे किसी की हत्या करना पाप है,
अगर हमें ऑप्शन दिया जाता है आपको किसी की हत्या करनी है तो हम सोचेंगे हमें नहीं करनी, अगर हम हत्या करेंगे तो जो हमें सजा वगैरह हो जाएगी, गलत होता है भगवान के नियम में वो। लेकिन अगर हमारी जान को खतरा है तो हम कर सकते हैं, फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या है, सही गलत में निर्णय लेने की क्षमता है कि अलग अलग स्थितियों में हम अपनी बुद्धि के अनुसार, समाज के नियम और मान्यताओं के अनुसार क्या निर्णय लेते हैं, वो होता है हमारा नैतिक विकास। चोरी करना पाप है, लेकिन अगर चोरी करने से किसी की जान बचती है तो वो चोरी करना पाप थोड़ी होगा, वो चोरी करना तो सही हो जाएगा। तो ये क्या है, सही गलत में अलग अलग स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता नैतिक विकास होती है। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। हमारा जो चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो पूरा चारित्रिक विकास होता है हमारा। हमारा रहन सहन, उठना बैठना, कैसे बातचीत करना, हमारी सोच, हमारा पूरा व्यक्तित्व चारित्रिक विकास में आ जाता है। एक है हमारा भाषाई विकास, हम भाषा बोलनी सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है ऐ ऊ करता रहता है, बड़ा होता है लैंग्वेज सीखता है, और बड़ा होने के बाद 2-3 लैंग्वेज बोलना सीख जाता है वो। तो ये क्या होता है, हमारा भाषाई विकास होता है। पेपर में आएगा ये सब कुछ आपके, कि विकास के अलग अलग आयामों के बारे में बता दीजिए। समझ रही हो। अब नेक्स्ट बात कर, इसके अलावा भी काफ़ी आयाम होते हैं। हमारा व्यक्तित्व का विकास भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। वो हमारा सांस्कृतिक विकास होता है, धार्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें हम ज़्यादा मान्यता नहीं देते। ये 6-7 पॉइंट आप पेपर में लिख देना अगर आपसे पेपर वाला पूछे तो। नेक्स्ट है हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जब बालक छोटा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मतलब बालक का विकास और वृद्धि हो रही है, तो उस टाइम पर बालक की वृद्धि और विकास को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित करने का मतलब होता है प्रभावित करना, वृद्धि और विकास को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो जाता है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। 8 हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पेपर में आपके। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, विकास को बताइए, विकास की अवस्थाओं को बताते हुए उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो 8 हेडिंग है, हेडिंग बनाकर आप लिख देना पेपर में। सबसे पहला है वंशानुक्रम। जो हमारा विकास है उस पर सबसे मेन प्रभाव किसका पड़ता है, हमारे वंशानुक्रम का। जैसे हमारे वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता से आनुवांशिक गुणों का, जो उनके संतानें होती हैं उनमें संचरित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के जब आनुवांशिक गुण उनके संतानों में आते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, या अनुवांशिकता भी कह देते हैं। वंशानुक्रम, अनुवांशिकता क्या होता है, माता पिता से गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, तो जिस तरह के हमारे माता पिता हैं वैसे ही हम भी होंगे। माता पिता अगर हमारे लंबे हैं हम भी लंबे होंगे, माता पिता अगर इंटेलिजेंट है तो हम भी इंटेलिजेंट होंगे, माता पिता अगर हमारे इंट्रोवर्ट हैं तो हम भी इंट्रोवर्ट होंगे। जनरली माता पिता के गुण आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारे किसी भी पूर्वज के गुण हम में आ सकते हैं। हमारी माता के जो मामा वगैरह हैं, हमारे उनका जो परिवार है, और हमारे जो पिता का पूर्वज है, दोनों में से किसी के भी गुण हमारे अंदर आ सकते हैं, वो हमारा अनुवांशिकता कहलाता है। अगर हमारे माता पिता की हाइट कम है तो हमारी भी हाइट कम ही रह जाएगी, चाहे हम कितने प्रोटीन वगैरह खाएं, उतनी लंबी नहीं होगी जितनी उस बालक की हो जाएगी जिसके माता पिता की हाइट ज़्यादा है। समझ रहे हो। तो अनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। जो बीमारी हमारे माता पिता में है वो हम में भी आने की वो रहते हैं, चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट। अब देखो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसका प्रभाव पड़ता है। अफ्रीका में अगर एक बालक पैदा हुआ है, एक बालक हमारा आइसलैंड में पैदा हुआ है, ग्रीनलैंड में पैदा हुआ है जहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है, तो उनमें डिफरेंस अपने आप नजर आने लगेगा। तो हमारा जो आसपास का वातावरण है, जलवायु कैसी है, किस माहौल में हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। खान पान, पोषण, न्यूट्रिशन। तो जो हमारा पोषण है, कैसा खान पान हम बच्चे को दे रहे हैं, मान लेते हैं इस बच्चे को एक अच्छी रिच डाइट मिल रही है, इसके न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाता है, तो इसका विकास बेहतरीन होगा। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इसके माता पिता गरीब हो जाते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, माता इसे पूरी तरह से खाना नहीं दे पाती, तो ये आधे में भूखा रहता है, जो मिल गया वो खाएगा, इसका विकास रुक जाएगा, विकास इसका अवरुद्ध हो जाएगा। तो खान पान, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, उसका प्रभाव हमारे विकास पर पड़ेगा। अप्रिय घटना, बालक के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, चोट लग गई। कभी कभी आपने देखा होगा एक बालक अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो छत से गिर गया। अगर वो छत से गिर गया तो उसके सर पे चोट लग जाएगी, सर पे चोट लगने के कारण बेहतरीन विकास नहीं होगा, जैसे विकास उसका होना चाहिए था फिर वैसा नहीं होगा। हो सकता है उसकी भाषा बिगड़ जाए, हो सकता है उसकी बुद्धि का विकास रुक जाए, उसे हम कहने लगे कि ये थोड़ा मंद बुद्धि है। मतलब चोट लगने से भी हमारा विकास प्रभावित हो जाता है। अगर हम
एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ बालक बोल नहीं पाते, ठीक से उनकी बुद्धि काम नहीं कर पाती, कई चीज़ें होती हैं। तो बालक का एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे हमारा विकास रुक जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स है, हमारा जो लीवर है वो भी एक तरह से ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब जो हॉर्मोन्स का रिसाव करते हैं हमारे शरीर में, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, थायराइड भी एक हार्मोन है। तो जो हार्मोन्स का रिसाव करते हैं ना ग्लैंड्स, उनका प्रभाव पड़ता है। अगर ये ज़्यादा करने लगे तो भी हमारा जो शरीर का विकास है उसको प्रभावित करेंगे। अगर ये हार्मोन्स का रिसाव करना बंद कर दें तो भी प्रभावित करेंगे। जैसे हमारे आँखों से आंसू आते हैं ना, तो वो भी हमारी अश्रु ग्रंथि होती है, अश्रु ग्लैंड होता है, आंसू रिलीज करता है। अगर हमारी वो अश्रु जो ग्रंथि है आंसू रिलीज करना बंद कर दे, हमारी आंखें खुश्क रहने लगेंगी, लाल लाल हो जाएंगी हमारी आंखें, मतलब हमारे विकास पर प्रभावित कर दिया इसने, हमारा विकास प्रभावित हो गया। तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है ना, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स। अब देखो लिंग, जेंडर, सेक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जेंडर तो सोशल उस कैटेगरी में आ जाता है। तो जो हमारा जेंडर होता है, लड़का है या लड़की है, उससे भी विकास पर प्रभाव पड़ता है हमारा। जो लड़कियां होती हैं उनका विकास तेजी से होता है शुरुआत में, लेकिन लड़कों का विकास संगठित अधिक होता है। लड़के शुरू में छोटे ही रहते हैं, वहीं पर कहते हैं कि लड़कों का विकास गठित होता है। लड़कों की हाइट वगैरह, उनका जो विकास होगा थोड़ा टीन एज में जाने के बाद ज़्यादा होगा। लड़कियां शुरुआत में जल्दी बढ़ती हैं, टीन एज तक 13-14 साल की जब लड़की हो जाती है तुरंत उसे ऐसे बोलते हैं कि ये देखो शादी की लगने लगी अभी, और ये है, इसकी उम्र भी इतनी है लड़के की, ये छोटा सा लगता है इससे। लेकिन थोड़े टाइम बाद 5-6 साल बाद हम देखते हैं वो लड़का अपनी बहन से भी ऊपर निकल जाता है। तो लड़कियों का जो विकास होता है ना शुरुआत में तेजी से होता है, लड़कों का थोड़ा बाद में तेजी से होता है। लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा, जो लड़कियां होती हैं वे इमोशनल ज़्यादा होती हैं, लड़के इमोशनल नहीं होते, वे लॉजिकल थिंकर ज़्यादा होते हैं। चीज़ों में वे लॉजिक ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने वाले होते हैं, लेकिन लड़कियां हर चीज़ों से इमोशनली जुड़ना चाहती हैं। नेक्स्ट हमारा जन्म क्रम। अब हमारा जन्म किस क्रम में हुआ है? मैं छोटा, सबसे पहला, जैसे मेरे 4-5 भाई हैं हम, तो उसमें मैं सबसे पहला लड़का हूँ, सबसे बड़ा हूँ मतलब, या सबसे छोटा हूँ। इसका प्रभाव भी हमारे विकास पर पड़ता है, क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं वे अपने बड़े भाइयों और बहनों को देखकर चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, इससे वे चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने लगते हैं, उनका विकास थोड़ा बेहतरीन होता है छोटे भाई बहनों का। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब हमारे अंदर बुद्धि कितनी है? जब हम पैदा हुए हैं तो वंशानुक्रम के द्वारा हमारे अंदर बुद्धि कितनी आई है उसका प्रभाव भी हमारे विकास पर पड़ेगा। अगर हम मंद बुद्धि हैं तो हमारा विकास भी तेजी से नहीं होगा, बहुत स्लो स्लो होगा। आपने देखा होगा जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वे भाषा भी सही नहीं बोल पाते, हाथ पैर भी अपने सही से चला नहीं पाते, ठीक तरह से चल भी नहीं पाते, जबकि शरीर उनका ठीक है, लेकिन बस बुद्धि नहीं थी उनमें, बुद्धि का विकास रुक गया था, बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो गया था उनका, इस वजह से उनका बाकी शारीरिक विकास भी रुक गया है। तो हमारी बुद्धि कितनी है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस कितनी है, उसका प्रभाव भी हमारे विकास पर पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विकास की अवस्थाएं। जब बच्चा छोटा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे हम विकास बोलते हैं। तो बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? हम क्या देते हैं, हमारा शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं हमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में आता है। और इसमें भी किशोरावस्था को तो आपको ध्यान रखना है हमेशा। किशोरावस्था इनके बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, हल्का फुल्का आपको बताना है इनके बारे में। किशोरावस्था को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, और बीएड करने के बाद आप किस क्लास को पढ़ाएंगे? 6th से लेकर आप 12th को पढ़ाएंगे बीएड करने के बाद। और 6th से लेकर 12th तक के जो बच्चे होते हैं जनरली में किशोरावस्था के आसपास होते हैं। ज़्यादातर आप 8th से पढ़ाएंगे, 8, 9, 11, 12th, 8, 9, 10, 11, 12th। तो ये पीरियड क्या होता है? हमारा किशोरावस्था का होता है। तो जो बीएड के टीचर्स होते हैं उन्हें किशोरावस्था के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, किशोर, जवान बालक जिसे हम बोलते हैं। अब देखो, हमारे विकास की जो अवस्थाएं हैं उन्हें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा है, सब ने अलग बांटा है। आप नेट पर सर्च करना, अलग अलग बुक में देखना, सब जगह अलग अलग लिखा हुआ है, गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग सोच है। लेकिन जो एक
सर्वमान्य जो हमारा वर्गीकरण है वो ये है। सबसे पहली गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब जब बालक माता के गर्भ में रहता है, जन्म लेने से पहले। दूसरी शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी मतलब जब बालक छोटा होता है, माता पिता के आसपास रहता है। तो शैशवावस्था को 0 से 6 वर्षों तक हम मानते हैं। कहीं कहीं पर 0 से 2 भी मिलेगा आपको। सीटेट में आप जब पढ़ोगे तो सीटेट में 0 से 2 मिलेगा शैशवावस्था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कहा है, वो हम पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से हमारी 12 वर्षों तक रहती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्षों तक रहती है, एडोलेसेंस। इसे हम टीन एज भी बोलते हैं, टीन एज। 13, 14, 15 तो वो टीन एज होता है ये। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था मतलब जवान हो गए हम। वृद्धावस्था अब बूढ़े हो गए हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको पेपर में लिख देना है। पेपर वाला आपसे विकास की अवस्थाओं के बारे में अगर पूछता है। सबसे पहली गर्भावस्था। गर्भावस्था वो होती है प्रेगनेंसी पीरियड, जब माता गर्भ में होती है। तो माता बालक गर्भ में होता है, माता प्रेग्नेंट होती है, माता गर्भ में नहीं होती है, बालक माता के गर्भ में होता है। तो गर्भावस्था जैसे स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ना, निषेचन बोलते हैं जिसे हम कंसेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो निषेचन प्रक्रिया से ही हमारी गर्भावस्था की शुरुआत हो जाती है, और जब तक बालक का जन्म नहीं होता तब तक गर्भावस्था बनी रहती है। तो गर्भावस्था का पीरियड हमारा कितना होता है? 9 महीने का होता है। 9 महीने का होता है गर्भावस्था का पीरियड, समझे। और गर्भावस्था में सबसे पहले हमारा क्या बनता है? सर बनता है, शरीर। पहले सर बनेगा और धीरे धीरे फिर ऐसे धड़ बनता हुआ पैर बनेंगे, और उसके जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे धड़ बनेगा और पैर की तरफ बढ़ेंगे, उसी टाइम पर धीरे धीरे हमारे ये हाथों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सर बनता है। और गर्भावस्था में बालक पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? वो पड़ता है माता पिता के खाने का। सॉरी, माता के, पिता के खाने का तो क्या ही पड़ेगा, पिता तो ऐसे ही होते हैं फालतू में। माता के खाने का प्रभाव पड़ता है। माता क्या खाएगी? दारू पिएगी, तंबाकू खाएगी। माता क्या खाएगी? वो डायरेक्ट प्रभाव उसके बालक पर पड़ेगा। प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा फिल्टर करती है, लेकिन कितना फिल्टर करेगी वो भी, समझे। अब बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था का मतलब होता है बालक के जन्म लेने से 6 वर्षों तक शैशवावस्था का पीरियड बना होता है। ये हमारा शैशवावस्था होता है। इसमें बालक शिशु फॉर्म में होता है, माता पिता पर और अपने परिवार वालों पर निर्भर होता है। शुरुआत में बालक 0 से 2 साल का, 2 साल का जो बालक होता है वो बोलना व चलना सीख जाता है। ये बात आपको लिख देनी है यहाँ पर। 2 साल का बालक बोलना व चलना सीख जाता है। तो 2 से 6 वर्षों तक बालक समाज में ज्यादा रहता है, आस पड़ोस में। और 0 से 2 वर्षों तक बालक माता पिता के पास ज्यादा रहता है, माता के और घर वालों के अपने गोद में रहता है। इसी वजह से हम कभी कभी क्या करते हैं, शैशवावस्था को 0 से 2 का मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फेज में बालक अलग अलग रहता है। पेपर में आपको क्या लिखना है? शैशवावस्था 0 से 6 वर्षों की आयु होती है। बालक माता पिता के पर निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से अपने परिवारजनों पर निर्भर रहता है, उनके अनुसार चलता है। माता पिता उसे निर्देश देते हैं, माता पिता बालक का ध्यान रखते हैं। विद्यालय वगैरह में बालक नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा प्री स्कूल में हम भेज सकते हैं, लेकिन प्री स्कूल में बालक को नॉलेज नहीं दी जाती, बस उसे खेलना सिखाया जाता है। थोड़े थोड़े लेटर बनाने सिखाएंगे, बालक को खेल ही खिलाते हैं प्री स्कूल में भी। तो विद्यालय वगैरह में नहीं जाता है बालक। इस आयु में बालक भाषा सीख लेता है, तेजी से भाषा सीखता है। इसी वजह से इसे हम सीखने का स्वर्ण काल बोलते हैं। इस जो हमारा कोल व ब्रूस हैं, उन्होंने शैशवावस्था को सीखने का स्वर्ण काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज वगैरह काफ़ी चीज़ों की नॉलेज लेता है। नेक्स्ट आ गई हमारी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्षों की आयु है। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है ना, तो वो फर्स्ट क्लास में जाता है, ध्यान रखना। तो ये स्कूल एज है। इस अवस्था में बच्चे बाहर जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपने घुलते मिलते हैं, स्कूल में नए नए नॉलेज सीखते हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस एज में बच्चों को चीज़ें सीखना ज़्यादा पसंद होता है, विद्यालयों में दोस्त वगैरह बनाना पसंद होता है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था ये वाली होती है हमारी फोटो खींचने वाली अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु में रहते हैं, टीन एज होते हैं, वे जवान हो जाते हैं। किशोरावस्था हमारी जो जवानी होती है, हम वयस्क बनने और बाल्यावस्था के बीच की आयु है। जो किशोर होते हैं वे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, किशोर। अब देखो, ये न तो पूरे हमारे वयस्क बने हैं कि जिम्मेदारी उठा लें अपनी पूरी, या दूसरों की जिम्मेदारी उठा लें।
अब नए ये बालक रह गए हैं कि दूसरों से पूछ पूछ कर काम करें। इस वजह से ये कंफ्यूज बड़े रहते हैं। माता पिता इन्हें बालक मानते हैं अभी भी, लेकिन ये उनके नियंत्रण से बाहर होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपने खुद के निर्णय लेना चाहते हैं। इस एज में इनके शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं किशोरों के। इनके हार्मोन्स वगैरह जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, सेक्सुअल डिजायर वगैरह हो गई, इनके शरीर में काफ़ी चेंजेज होते हैं। आवाज़ भारी हो जाती है, इनके बाल वगैरह आ जाते हैं शरीर के काफ़ी सारे अंगों में। इस तरह से इनके शरीर में काफ़ी सारे चेंज होते हैं। इसके अलावा धार्मिकता की शुरुआत भी इसी एज में होती है। इसी एज में बालक भगवान वगैरह के बारे में सोचना शुरू करता है अपने तौर पर। इससे पहले तो बच्चे माता पिता के कहे हुए अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे अमूर्त रूप से खुद सोचते हैं, भगवान है भी नहीं भी है, तर्क वितर्क करते हैं। इसके अलावा इस एज में बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। हम क्या करेंगे, 12th के बाद हमें क्या करना है, क्या बनना है अपने स्कूलिंग के बाद। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन भरी अवस्था है, काफ़ी सारे टेंशन इनके दिमाग में चलती रहती है। ये अपने ग्रुप बनाना चाहते हैं, अपना एक खुद का ग्रुप रखना चाहते हैं, और उस ग्रुप को अपने घर वालों से ऊपर मानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो किशोर होते हैं वे अपने माता पिता से लड़ने लगते हैं अपने दोस्तों के लिए। तूने मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, कि ये अपने पिता को कहने लगते हैं, मेरा दोस्त घर पे आया था, तुमने क्या दिया, तुम तो आवारा हो, ऐसे घूमते रहते हो, ये नहीं पता कोई दूसरा आदमी घर आ रहा है वगैरह वगैरह, लड़ने लगते हैं। तो इस एज में बच्चे अपने घर वालों से ज़्यादा अपने ग्रुप को मानते हैं। तो इस वजह से इनके दिमाग में काफ़ी सारी टेंशन चलती रहती है, शरीर में हार्मोन्स बदलाव हो रहे हैं, धार्मिकता की भावना का विकास हो रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में क्या करना है वो सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। इसी वजह से इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने तनाव तूफान की अवस्था कहा है। अभी जो स्टेटमेंट है मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, स्टैनले हॉल, जैसे आपका स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने कहा है ये कि किशोर अवस्था तनाव तूफान की अवस्था होती है। ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाता। जो बीएड की यूनिवर्सिटी है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछती हैं वे पूछती हैं ये क्वेश्चन, आपके वाली नहीं पूछेंगे। हरियाणा की जो मेन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वेरी शॉर्ट नहीं पूछती। समझ में आई बात। तो किशोर अवस्था ये होती है। उसके बाद हमारी प्रौढ़ावस्था आ गई। प्रौढ़ावस्था में बालक नौकरी वगैरह के बारे में सोचता है, कुछ हायर एजुकेशन अपनी कर लेगा, लेकिन वो नौकरी के पर्सपेक्टिव से करेगा, ये नौकरी करनी है। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपना गृहस्थ जीवन बसाते हैं, विवाह वगैरह करते हैं। दूसरे अपने जो अट्रैक्शन उनका जिन लड़के लड़कियों के लिए होता है उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, शादी वगैरह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो एक गृहस्थ जीवन, एक जिम्मेदार जीवन बिताते हैं वे। नेक्स्ट आ जाती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। अब जो हमारी वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था, इसमें हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, ये वाली, हम बस भगवान के शरण में चले जाते हैं। और इस अवस्था में हम ये सोचते हैं कि जो हमने पहली अवस्थाएं हैं उनमें हमने क्या उखाड़ा है, क्या कर लिया हमने अपने जीवन में, हम ये सोचते हैं ओल्ड एज में। तो यही सोचते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने अपने ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते थे वो कर लिया है तो हमारा जीवन शांत तृप्त हो जाता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमने जो किया था वो अब तक नहीं हुआ है, हमारे बच्चे करेंगे, तो हम उन पर जिम्मेदारियां डालते हैं और हमारा जीवन थोड़ा टेंशन में चलता रहता है। तो ये हमारी कुछ विकास की अवस्थाएं थी। जब बालक छोटे से बड़ा होता है तो इन अवस्थाओं से होकर वो गुजरता है। इस तरह से बालक का विकास होता है। एक बात और ध्यान रखना, बालक का विकास मरने तक चलता है। जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हमारा विकास चलता रहता है। विकास से मतलब क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में, हमारे शरीर के जितने भी पक्ष हैं उसमें कोई भी परिवर्तन होता है ना, उसे हम विकास कहते हैं। मरने से ठीक पहले भी हम कुछ चीज सीख सकते हैं, मरने से ठीक पहले भी नया ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, वो विकास होगा हमारा। समझ रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विकास के सिद्धांत। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बालक का विकास होता है ना, हमारा विकास हो रहा है, तो जो बालक का विकास हो रहा है वो विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है, कुछ निश्चित नियमों के तहत होता है बालक का विकास। उन निश्चित नियमों को विकास के हम सिद्धांत कह देते हैं। पेपर वाला आपसे पूछेगा विकास के कुछ सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको हेडिंग बनाकर चर्चा करनी है। सबसे पहला है हमारा सकल विकास का सिद्धांत। सकल विकास का सिद्धांत क्या होता है, विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं हमारा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, समझ रहे हो। विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक जिसे हम बोलते हैं। तो विकास के जो अलग अलग पक्ष होते हैं इन सब का
इन सभी पक्षों का विकास एक साथ होता है। सकल विकास का सिद्धांत, सकल मतलब सब कुछ। तो विकास के हमारे जितने भी पक्ष होते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, जितने भी पक्ष होते हैं सबका विकास एक साथ होता है हमेशा। ऐसा नहीं होगा बालक का शारीरिक विकास पहले हो जाएगा, उसके बाद उसका बौद्धिक विकास होगा, फिर सामाजिक, फिर भाषाई, ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम पर बालक का शरीर बढ़ रहा है उस टाइम पर बालक की बुद्धि बढ़ रही है, बुद्धि का विकास हो रहा है, भाषा का भी विकास हो रहा है, उसकी सामाजिकता का विकास हो रहा है। तो विकास के सभी पक्षों का एक साथ विकास होता है। नेक्स्ट हमारा सहसंबंध का सिद्धांत। जो ये विकास के पक्ष है ना, अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, भाषाई, संवेगात्मक, ये सब विकास के जो अलग अलग पक्ष हैं ये सब आपस में संबंधित होते हैं। अगर किसी कारण से बालक की बुद्धि का विकास रुक गया किसी भी कारण से, तो उसका प्रभाव विकास के दूसरे पक्षों पर भी पड़ेगा। भाषा उसकी खराब हो जाएगी, हाथ पैर उसके सही से काम नहीं करेंगे, कुछ भी कहीं पर कोई भी फर्क पड़े, फर्क जरूर पड़ेगा। चाहे उसकी हाइट रुक जाए या उसे जल्दी गुस्सा आने लगे, चाहे कुछ भी हो। अगर बालक के विकास का कोई भी एक पक्ष रुक गया है तो उसके दूसरे पक्षों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वजह से बालक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका प्रभाव उसकी बुद्धि पर भी पड़ेगा, भाषा पर भी पड़ेगा, उसके इमोशंस पर भी पड़ेगा, हर पक्ष पर पड़ेगा। सहसंबंध का सिद्धांत ये कहता है जो विकास के अलग अलग पक्ष हैं ये सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। अगर विकास का एक पक्ष किसी कारण से बाधित हो गया, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, कोई सा भी, उसका प्रभाव दूसरे पक्षों पर अवश्य पड़ेगा, किसी का ज्यादा किसी पर कम पड़ेगा जरूर। नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है जो हमारी जो जाति प्रजाति होती है उसमें सेम एक जाति का विकास एक जैसा होता है। जैसे शेर का विकास, सभी शेरों का विकास एक जैसा होगा, सभी इंसानों का विकास उनके जैसा होगा, सभी बत्तख का विकास वैसा होगा, सभी सांप का विकास वैसा होगा। तो जो हमारी जाति होती है ना, एक जाति हमारी जो जातियां प्रजातियां होती हैं, स्पेसीज हमारी जो होती हैं, एक जाति के सभी जो उनके जीव होते हैं विकास में समानता होती है। अगर हम ये देखने लगे कि शेर का विकास और बत्तख के विकास में इतना अलग अंतर क्यों है, बत्तख तो अंडे में से निकल रही है, शेर का तो जो का तो बच्चा निकल रहा है, इंसान का बच्चा 2 साल में चलना सीख रहा है, वहीं पर एक जो गाय का बच्चा है वो उसी दिन चलने लगता है जिस दिन वो पैदा होता है। ये क्यों है? ये इस वजह से है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है विकास में। एक जाति के विकास में समानता होती है, जो अलग अलग जातियों का विकास होता है ना वो अलग होता है। समान प्रतिमान, एक जाति प्रजाति के विकास में समानता देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत तो ये कहता है कि एक जाति के विकास में समानता होगी, मतलब सभी इंसानों का विकास एक जैसा ही होगा। लेकिन साथ में व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत है विकास में। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि हो सकता है कि सभी इंसानों का विकास या एक जाति के सभी जीवों का विकास एक जैसा हो, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अंतर उसमें जरूर होगा। हर बालक एक जैसे नहीं होते, सब बालकों के विकास में कुछ ना कुछ अंतर होता है। कोई तोतला बोलता है, कोई नहीं बोलता, किसी की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ती, किसी बालक की हाइट जाकर 17-18 साल की उम्र में बढ़ती है, किसी की शुरुआत में बढ़ जाती है, किसी की आवाज़ शुरुआत में पतली होती है, किसी की शुरुआत में भारी होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत तो ये कहता है कि हर बालक के विकास में अंतर होता है, बिल्कुल एक जैसा विकास नहीं होता। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? एक जाति प्रजाति के विकास के सभी जीवों में समानता देखने को मिलती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि हो सकता है कि समानता हो, इंसान के सभी बालकों के विकास में हो सकता है समानता हो, सिमिलर हो सकता है, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, कभी भी चेंज होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। नेक्स्ट हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर होता रहता है। फ्रॉम वुम्ब टू टॉम्ब बोलते हैं इसे, जन्म से लेकर मरण तक हमारा विकास चलता रहता है। इसे हम बोलते हैं वोम्ब, WOMB, वोम्ब टू टॉम्ब, TOMB। वोम बोलते हैं हम अपनी माता के गर्भ को, टॉम्ब बोलते हैं समाधि को। तो वोम टू टॉम्ब चलता रहता है हमारा विकास, गर्भ से लेकर मरण तक चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? विकास क्या होता है? विकास होता है सीखना, कोई नई चीज सीखना। जैसे विकास हमारा इमोशनल होता है। हमारा जो शारीरिक विकास है वो 18 साल की उम्र में
हमारा जो शारीरिक विकास है वो 18 वर्ष की उम्र में पूरा हो जाता है। लेकिन पूरा विकास पूर्ण नहीं होता हमारा। शारीरिक विकास के अलावा भी तो हमारे नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक काफी सारे विकास हैं, वे तो हमारे चलते रहते हैं ना। इसी वजह से हम कहते हैं हमारा विकास जन्म से लेकर मरण तक चलता रहता है। मरने से पहले भी तो व्यक्ति कुछ सीख सकता है, उसकी बुद्धि का विकास हो सकता है। मरने से पहले भी तो व्यक्ति अपना इमोशनली चेंज हो सकता है। पहले वो जल्दी हंसता था, अब उसने हंसना बंद कर दिया जिस दिन से मरा है, 2 दिन पहले से उसने, तो मतलब उसका विकास हो गया। तो विकास हमारा जन्म से लेकर मरण तक चलता है, विकास कभी नहीं रुकता। अगर विकास रुक गया तो समझ लो आप रुक गए। नेक्स्ट हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत है। अब विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। दिशा भी है ना इसमें, स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं, अच्छा दिशा मैंने लास्ट में दिया हुआ है। जो निश्चित क्रम का सिद्धांत है, विकास का क्रम जो होता है निश्चित होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले लेटा रहता है, उसके बाद वो घुटने के बल चलता है इस तरह से, उसके बाद वो चीज़ों का सहारा लेकर खड़ा होता है, और उसके बाद पैदल चलता है नॉर्मल, उसके बाद दौड़ता है, भागता है। यही तो होगा, मतलब विकास का क्रम निश्चित है। ऐसा नहीं होगा बालक अगर पैदा हो गया पहले वो दौड़ना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर नॉर्मल चलेगा, ऐसा नहीं है। विकास का क्रम निश्चित है, क्रियाओं का क्रम निश्चित है। बच्चा जो क्रियाएं करेगा विकास के दौरान, बच्चा पहले घुटने के बल ही चलेगा, फिर चीज़ों का सहारा लेकर ही खड़ा होगा, उसके बाद नॉर्मल चलेगा और बाद में ही दौड़ेगा। यही क्रम होता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, लिखने का विकास करना चाहता है अपना, तो वो बच्चा पहले पेन पकड़ना सीखेगा, फिर ऐसे गुचड़ू मुचड़ू चलाना सीखेगा, फिर गलत लेटर से लिखेगा, गलत टी बनाओ कभी ऐसे बना देगा, टी बनाओ कभी ऐसे हो जाएगा, टी टी इस तरह से, और उसके बाद वो लेटर्स बनाना सीखेगा सही, फिर वो वर्ड बनाना सीखेगा, वर्ड्स WRDS, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखेगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसा थोड़ी होगा। अगर कोई बालक लिखना सीख रहा है तो पहले वो सेंटेंस लिखेगा बड़े बड़े और बाद में लेटर्स बनाने सीखेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो विकास का क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत है। जब बच्चों का विकास होता है ना तो पहले वे स्थूल क्रियाएं करते हैं। स्थूल का मतलब होता है हमारी बड़ी, बड़ी या इसे भारी भी बोल देते हैं, भारी, बड़ी भारी, भारी क्रियाएं पहले करते हैं बच्चे, और सूक्ष्म बारीक क्रियाएं बाद में करते हैं। जब बच्चों का विकास होता है ना तो वे बड़ी भारी क्रियाएं पहले करते हैं और सूक्ष्म मतलब बारीक क्रियाएं बाद में सीखते हैं। जैसे बच्चे का जब विकास होगा तो वो अपना हाथ, पूरा हाथ चलाना पहले सीख जाएगा, लेकिन उंगलियों पर उसके नियंत्रण बाद में आएगा। समझ रहे हो? बच्चा घुरा मारना मतलब इस कैसे बताऊं मैं आपको, स्थूल से मतलब आप समझ लो बड़ी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी, इसे आसान भाषा में आप ये समझ लो। सूक्ष्म से आप ये समझ लो छोटी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी। तो बच्चों का जब विकास होता है ना तो वे बड़ी मांसपेशी का प्रयोग करना पहले सीखते हैं, छोटी मांसपेशी का प्रयोग करना बाद में सीखते हैं। हाथ का प्रयोग करना तो पूरा बालक पहले सीख लेंगे, लेकिन उनकी उंगलियों पर जो नियंत्रण आएगा वो बाद में आएगा। बच्चे की जो मसल्स थाई होती है, जांघ थाई होती है ना, तो टांगों, अपनी पूरी टांगों का प्रयोग करना बच्चे पहले सीख लेंगे, लेकिन जो उनके पैरों की उंगलियां हैं उनको नियंत्रण करना वे बाद में सीखेंगे। समझ रहे हो ना? तो बच्चा बड़ी मांसपेशी पर नियंत्रण करना पहले सीख जाता है और छोटी मांसपेशी पर नियंत्रण करना बाद में सीखता है। इसे ही हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत। स्थूल काम मतलब बड़ी मांसपेशी से जो काम होते हैं वो बच्चा पहले करना सीख जाता है और सूक्ष्म क्रियाओं को करना बाद में सीखेगा। बच्चा चलना दौड़ना पहले सीख जाएगा, लेकिन जो हमारे पैर उंगलियों पर नियंत्रण आता है वो बाद में आएगा। नेक्स्ट हमारा निश्चित दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा भी निश्चित होती है। विकास किस दिशा में होगा? विकास की दिशा हमारी होती है सर से पैरों की तरफ और हमारा बीच से बाहर की तरफ। जब हमारा विकास होता है ना तो इस तरफ होता है, पहले सर बनता है। सर जैसे अगर कोई बालक ऐसे लेटा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बालक अगर लेट गया और यहाँ पर पीछे दीवार है तो इसका सर यहाँ पर लग गया, तो जब इसका विकास होगा ना ये तो पैरों की तरफ आगे बढ़ेगा, पैरों की तरफ, सर नहीं है ऊपर जाएगा। पहले हमारा विकास जब बनता है ना तो पहले जब हमारा विकास होता है गर्भावस्था में सर बनेगा, पहले सर बनने के बाद धीरे धीरे हमारा ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं वो बनेगी, फिर धीरे धीरे हमारा ये हमारे हृदय वगैरह हाथ पैर बनेंगे। तो ऐसे
सर से पैरों की तरफ चलता है हमारा विकास और अंदर से बाहर की तरफ चलता है। सर बनेगा, रीढ़ की हड्डी बनेगी, रीढ़ की हड्डी के बाद पैर वैर बनने शुरू होंगे और हाथ वगैरह बनने शुरू होंगे। तो ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर। तो जो हमारा विकास है सर से पैरों की तरफ चलता है और मध्य से बाहर की ओर चलता है। इसे हम बोलते हैं निश्चित दिशा का सिद्धांत। समझे? तो ये विकास के कुछ सिद्धांत हैं और ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन देख लो जो आज हमने पढ़ा है वहां से कैसे बनते हैं। वृद्धि और विकास की व्याख्या कीजिए, प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए, शॉर्ट में आया हुआ है। शॉर्ट में तो आप एक पेज लिख देंगे काफी है। वृद्धि के बारे में थोड़ा सा लिख दो, विकास के बारे में लिख दो। नेक्स्ट हमारा विकास से आप क्या समझते हैं? अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, गर्भावस्था, उनके बारे में हेडिंग बनाकर लिख देना आप। वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए, इसके सिद्धांतों को बताइए। तो ये सब टॉपिक मैं आपके अच्छे से आज एक्सप्लेन करा चुका हूँ। बाकी अगर आपको ये और अच्छे से पढ़ने हैं, खुद से तैयारी करनी है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन मिलेंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा, ऐसे फोटो वगैरह, चित्र वगैरह के साथ होगा। तो आप उन्हें पढ़कर देख सकते हो और नोट्स से आपको एक कंटेंट मिल जाएगा देख कर कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, वो सब आप नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की, अपनी यूनिवर्सिटी की इसी तरह से क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।